नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। आज राहुल गांधी जी ने धमाका कर दिया फिर से एक बार। राहुल गांधी ने फिर कई सारे सबूत दिए, आरोप लगाया सीधा-सीधा चुनाव आयोग पर। मैं वो वीडियो एक छोटा-सा दिखाऊँगा, हालाँकि वो लंबा था उनका, कोई 40 मिनट के 42 मिनट के आसपास का उन्होंने किया और कहा कि ये हाइड्रोजन बम अभी थोड़ी देर में छोड़ेंगे। अभी ये जो है पटाखा छोड़ा है, इसको कहते हैं सुतली बम, लेकिन ये सुतली बम से भी पूरी बीजेपी परेशान है। कहीं बीजेपी का नाम नहीं लिया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से सवाल किया, लेकिन जवाब देने के लिए उतर आए बीजेपी के लोग, मंत्री, संतरी, सांसद और भी नेता, और सब जो है राहुल गांधी पर हमलावर है। हमलावर ये है कि वो घुसपैठियों को जगह दे रहे हैं। घुसपैठिया राग जो है बीजेपी से निकल नहीं रहा है। जब मौका मिलता है घुसपैठियों का राग अलाप देते हैं, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो और कोई हो। इसके पहले आपको याद ही होगा कि झारखंड में भी जब चुनाव हो रहा था तो उन्होंने घुसपैठिया राग अलापा था। घुसपैठिए घुस आए हैं, डेमोग्राफी बदल गई है। अब बिहार में घुसपैठिया की बात कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी घुसपैठियों का वोट बचाना चाहते हैं। लेकिन सवाल है कि 65 लाख वोट काटे गए। चुनाव आयोग कह रहा है कि आओ हम जिसका भी वोट काटते हैं पहले उसको हम मौका देते हैं। क्या 65 लाख जो वोट काटे गए उनको मौका दिया गया, या काटने के बाद उनसे कहा जा रहा है कि आप सबूत लेकर के आइए? चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि ऑनलाइन डिलीशन नहीं होता हमारे पास, जबकि सच्चाई यह है कि ऑनलाइन होता है। उसके लिए फॉर्म नंबर 67 भरना पड़ता है। राहुल गांधी ने कहा कि ऑनलाइन डिलीट करने के प्रोसेस हुआ और उदाहरण भी पेश किए, उन लोगों को बुलाया भी जिनके नाम काटे गए वगैरह वगैरह। मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको, लेकिन पहले हमारे साथ जो साथी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ देखिए फिलहाल 6 साथी हमारे साथ हैं। आज नए साथी हमारे जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर फिरोज मंसूरी साहब। प्रोफेसर साहब नमस्कार, आपका स्वागत है। हमारे साथ मनोरमा जी हैं, श्रीकाल के संपादक हैं। मनोरमा जी नमस्कार, आपका स्वागत। कर्नाटक में बैठी हैं, बेंगलुरु में, वहाँ की राजधानी है, और वहीं से सब बवाल उठा है। वो चाहे महादेवपुरा हो या अभी जो नई चर्चा है वो भी तो बहुत महत्वपूर्ण है, जब हम जानेंगे मनोरमा जी से। विनय भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। और विनय भाई दक्षिण भारत में है, पौंडीचेरी में, उनको भी बहुत सारा पता होगा दक्षिण भारत में क्या चल रहा है। हमारे साथ सुनील शुक्ल जी है। सुनील जी नमस्कार, आपका स्वागत है। इलाहाबाद में है, प्रयागराज में है, वरिष्ठ पत्रकार हैं और लंबे समय से इन राजनीतिक नैरेटिव को, राजनीतिक चालबाजियों को समझते हैं। हमारे साथ स्त्रीकाल के संपादक संजीव चंदन भाई है। संजीव भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। और हमारे साथ है प्रफुल्ल भाई। प्रफुल्ल भाई नमस्कार, आपका स्वागत। प्रफुल्ल भाई वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं, चिंतक हैं। और आप तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं नंबर में, जो कमेंट बॉक्स में है, आप सबको नमस्कार, आप सबका स्वागत। सुनील जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आता हूँ, लेकिन आपके पास आने से पहले मैं एक वीडियो दिखा देता हूँ राहुल गांधी का, थोड़ा समा बंध जाए। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं हल्का सा, हालांकि हमने लाइव दिखाया था, लेकिन फिर भी देखिए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। This gentleman apparently deleted 12 voters in 14 minutes. He filled 12 deletion forms in 14 minutes. I'd like you to meet him. He's here. Babita Chaudhary is one of the votes that he is supposed to have deleted. This is the gentleman इनका वोट delete किया जा रहा था, ये कर रहे थे, इनसे आप पूछिए। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಗೋವಿನ. ನಾನು ಸರ್ಸಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ 9 ಜನರ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾಕಂತ ಇವರು ನನಗೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದರು, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನೀವು ಯಾಕೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ಯದ, ಅದು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ವಿ. ಮತ್ತು ಕಮಿಷ್ನರ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ವಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ 12 ಜನರದು डिलीट ಮಾಡಿದ್ದು निज इರ್ತದೆ. थोड़ा ट्रांसलेट कर लीजिए। मेरे नाम पे 12 लोगों का नाम डिलीट किया गया है, हालांकि मुझे मालूम नहीं। मैं कभी किसी को मैसेज भेजा भी नहीं, मैं बुलाया भी नहीं। ये बबीता आके
पूछने से पता चला कि मैंने मेरे फ़ोन से ऐसा मैसेज, लेकिन असल में मैंने किसी को भी मैसेज नहीं किया। सुनील जी क्या देख पा रहे हैं? धन्यवाद धनंजय जी। ये राहुल गांधी के जो आरोप हैं वो सामान्य नहीं है। इसको इस बिना पे नहीं खारिज किया जा सकता कि अगर राहुल गांधी के आरोपों में दम है, तर्क है, साक्ष्य है तो न्यायालय जाए। इस देश में अगर कोई आंदोलन खड़े हुए हैं, कितने भी आंदोलन खड़े हुए हैं, तो आप कहा जा सकता था कि साहब वो न्यायालय चले जाइए। जयप्रकाश जी ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, तो अगर भ्रष्टाचार था, सब कुछ था, तो न्यायालय उनको न्यायालय चला जाना चाहिए था। ये कोई तर्क नहीं होता। राहुल गांधी ने बड़े साफ सुथरे तरीके से अपनी बात कही है, तर्कों के साथ बात कही है। वह कितने साक्ष्य सम्मत है मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता कि मैं इसका जानकार नहीं हूं, लेकिन जो बातें उन्होंने कही है वैसा होता नहीं है ये भी नहीं कहा जा सकता। साइबर क्राइम की जितनी घटनाएं हैं, जो सज्जन कह रहे हैं कि साहब मेरे नंबर का उपयोग हुआ लेकिन मैंने नहीं किया, ये संभव है। कई बार हमारे आपके नंबर का दुरुपयोग हो जाता है और आपको पता नहीं चलता। ये साइबर क्राइम के लोग ऐसे ही इस तरह का काम करते हैं। संगठित अपराध है ये, कोई ऐसा नहीं कि इक्का दुक्का आदमी कर रहा हो। और यह बात तो इलेक्शन कमीशन ने स्वीकार किया है। जो ये बात निर्वाचन आयोग ने आज भी इस बात को कहा अपने खंडन में, जब वो कह रही है कि इनके बात, राहुल गांधी के बात निराधार है, कि 2023 में लोगों के नाम हटाने, इसी विधानसभा क्षेत्र की बात है, आलंद कही कि 2023 में कई हजार लोगों के नाम हटाने के ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे। उनकी जांच की गई तो उसमें 21 या 22 सही पाए गए, बाकी कई हजार बोगस पाए गए और उसके बाकायदे FIR कराई गई है। ये निर्वाचन आयोग कह रहा है। तो राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो तो गलत आरोप नहीं है। जब 2023 में निर्वाचन आयोग ने ही FIR करवाई थी और इस बारे में SP कुलवर्गी को एक पत्र भी लिखा था, SP कुलवर्गी ने पत्र लिखा था निर्वाचन आयोग को और निर्वाचन आयोग ने SP कुलवर्गी को उसका जवाब भी दिया था। तो आप तो स्वीकार कर रहे हैं इस बात को कि इस तरह की घटनाएं हुई हैं, और आप ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि 21 या 22 लोगों के नाम कटे भी थे जो जेन्युइन पाए गए, वी ऑनलाइन थे वो, और कई लोगों के बोगस पाए गए और उसकी जांच के लिए ये कहां से चल रहा है, कैसे चल रहा है, आपने FIR भी कराया। 2 साल हो गए, 2 साल में क्या निर्वाचन आयोग को इस बात की सुध नहीं लेनी थी कि जो निर्वाचन मतदाता सूची में लोगों के नाम जोड़ने, घटाने, उनका नाम बाहर कर देने की जो प्रक्रिया चल रही है बिना उसकी जानकारी के, अगर निर्वाचन आयोग का कहना है तो कौन लोग हैं जो इस तरह का सिंडिकेट चला रहा है और कहां से संचालित किया जा रहा है? ये सामान्य बात तो नहीं हो गई। और जो इस प्रकरण को लेकर के जो CID कर्नाटका ने जो जांच कर रही है, अगर उसने 18 चिट्ठियां लिखी है निर्वाचन आयोग को तो उसका जवाब तो इनको देना चाहिए और स्पेसिफिक जानकारी देनी चाहिए जो जानकारी CID कर्नाटका ने मांगी है। आप इस विषय के साथ ये भी देख लीजिए कि क्या कर्नाटका में अगर कांग्रेस की सरकार नहीं होती तो ये जानकारी किसी को मिल सकती थी क्या? क्या वहां का निर्वाचन अधिकारी जो आज तत्परता दिखा रहे हैं उस तरह का तत्परता कहीं कोई दिखा सकता है किसी राज्य में जहां पे भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में NDA सत्ता में हो? आज ये कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है तो इस तरह की जानकारी उनको मिल जा रही है, इस तरह के लोग मिल जा रहे हैं। आज जो जिससे उस व्यक्ति ने कहा कि साहब हमने तो किसी का नहीं किया, एक महिला की कही कि हमारे नाम पर कई लोगों के नाम काटने के लिए आवेदन पत्र भेज दिए गए थे। यह केवल मतदाता सूची को प्रभावित करने का आरोप नहीं है, पूरी तरह से चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप है और राहुल गांधी के आरोपों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अब तक 2000 आज तक तो निर्वाचन आयोग ने नहीं कहा था कि 2023 में कोई इस तरह के आरोप लगे थे जिससे मुकदमा दर्ज किया गया था। अगर आप चुनाव की प्रक्रिया को इस संगठित तरीके से प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है तो क्यों की जा रही है? कौन लोग हैं वो? और आज जो निर्वाचन आयोग कह रहा है कि किसी का नाम ऑनलाइन डिलीट नहीं किया जा सकता। 65 लाख लोगों का नाम तो आप बिहार में डिलीट करके बैठे हुए हैं जिसको आप स्वीकार करते हैं, और 2 करोड़ लोगों का नाम डिलीट करने की बात कही थी मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने।
बिहार में सैकड़ों लोग निकल करके आए हैं और ये कहे हैं कि उन्होंने कोई आवेदन पत्र नहीं भरा और उनके पास मैसेज आया है निर्वाचन आयोग की ओर से, निर्वाचन अधिकारी की ओर से। ये कैसे हो गया? कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो ये बात चल रही है ना। और आप याद कीजिए कि 2018 में इन्होंने यह सरकार के सत्ता में आने के बाद पूरे के पूरे चुनाव की प्रक्रिया को केंद्रित करने की कोशिश की गई, एक डेटाबेस बना दिया गया। इसी सरकार ने निर्वाचन आयुक्तों के निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर के जो पारदर्शिता होनी चाहिए थी उसको प्रभावित करने की कोशिश की। इसी सरकार ने यह नियम बनाए कि अगर अपने कार्यकाल के दौरान निर्वाचन आयुक्तों ने जो निर्णय लिया है उनके खिलाफ उनके जीवन पर्यंत कोई मुकदमा दर्ज, आपराधिक मुकदमा नहीं दर्ज किया जा सकता। ये जो तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई, यह एक पारदर्शी चुनाव कराने के लक्षण तो नहीं है, संदेह पैदा करने के लक्षण है ये। और अगर आप एक स्वतंत्र निष्पक्ष निर्वाचन आयोग नहीं चाहते हैं तो क्यों नहीं चाहते? अगर आप एक तटस्थ अंपायर नहीं चाहते हैं तो क्यों नहीं चाहते हैं? अगर आपको ऐसा अंपायर चाहिए जो आपकी तरफ से, आपकी टीम की तरफ से खेलता हुआ नजर आए, तो फिर इसका ये बेईमानी तो नहीं है कि यूं ही आप इस तरह की कल्पना कर रहे हैं और इस तरह के निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कराना चाहते हैं आप। तो राहुल गांधी के आरोप बहुत ही स्पेसिफिक हैं और उन आरोपों की जांच निर्वाचन आयोग को देनी, ये मात्र कर देने से कि नहीं यह बेईमानी है, तथ्यहीन है और सत्य से परे है, इससे कैंसिल हो जाएगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि यह ओटीपी कहां से जनरेट हुआ ये बता दीजिए, जो डिवाइस यूज की गई उसका आईपी नंबर दे दीजिए, डिवाइस का डेस्टिनेशन कोड दे दीजिए, साफ साफ बात कर रहे हो, टेलीफोन नंबर जो है वो किन के हैं ये बता दीजिए। और यह चारों की चारों जानकारियां निर्वाचन आयोग दे सकता है, क्योंकि जो डेटा सेंटर है वो निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में है, सर्वर निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में है। तो आप इन सवालों को केवल हवा में तो नहीं उड़ा सकते ना। अब बात देखिए कि आज का किस तरह का नैरेटिव चलाया जा रहा है, जो जिसको आप गोदी मीडिया कहते हैं, आप गटर मीडिया कहते हैं, वो किस तरह का नैरेटिव चला रहा है कि राहुल गांधी ने कहा है कि हम लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं है। एक लाइन पकड़ करके पूरी बात उसी पर केंद्रित करने की जा रही है। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए वो कितने बेमाने हैं, बेमानी हैं, कितने तथ्य संगत है, नहीं है, लोकतंत्र के हित में है, नहीं है, चुनाव प्रक्रिया के हित में है, नहीं है, इस पर कोई बात नहीं हो रही। उन मुद्दों पे बात नहीं हो रही जो उन्होंने उठाया है। बात इस पे हो रही है कि साहब राहुल गांधी ने कहा कि हम लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं है। आप जो पढ़े हुए हैं कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है, आपकी गलत जानकारी है। राहुल गांधी ने आज ये कह दिया। राहुल गांधी ने की पूरी बात को सुना दीजिए ना, आप उन्होंने कहा क्या? मैं वो सुन रहा था, जब राहुल गांधी ने ये लाइन बोली तो हमने कहा कि पूरा मीडिया ये लेके चलेगा, लेकिन उसके बाद डिफाइन किया है, खाली हाँ। उसके पहले भी बोला है राहुल गांधी, वही मैं कहा है संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि संविधान को बचाया जाए। तो जिम्मेदारी कौन है? कोई व्यक्ति नहीं ले रहा है। जो चुनाव आयोग है, जो न्यायपालिका है, जो सदन है, जो राष्ट्रपति है, उसकी क्या भूमिका है? संविधान में सबके लिखे हुए है ना कि किसका क्या काम है। तो संविधान बचे, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी संवैधानिक संस्थाओं पे जो बैठे हुए हैं उनकी जिम्मेदारी है। राहुल गांधी ने गलत कुछ नहीं बोला है, लेकिन वो बोला जब हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम लोकतंत्र हम नहीं बचाएंगे, सब बचाएंगे, ये कहा है। गलत क्या कहा है? कुछ भी गलती नहीं है। वही कर रहा हूं, लेकिन वही एक वाक्य लेकर के बहस चल रही है। जिस किसी गोदी मीडिया को आप देख लीजिए, बहस चल रही है। मूर्खों की भीड़ है, उसमें क्या करिएगा? मूर्खों को आग लगा दिया, आग लग गई तो वही होगा। यही है, वो बने चीजों को विषयांतर करने की कोशिश है। आज अनुराग ठाकुर आए, उन्होंने क्या कहा? नहीं, अगर राहुल गांधी की ही जिम्मेदारी है तो आप दे दो, चुनाव आयोग को खत्म कर दो, संसद को खत्म कर दो, न्यायपालिका खत्म कर दो, राहुल गांधी को पकड़ा दो कि भैया आप संविधान बचाओ। लेकिन उन्हें उसी में उन्होंने भी कहा कि लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी इस देश के युवाओं पर है, वह लोकतंत्र को बचाएंगे। जो उनको एक राजनीतिक बात कहनी थी, उन्होंने पर बहुत सलीके से इस बात को कहा। और ये विषय अभी नहीं है, विषय केवल यह है कि जो आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं उन आरोपों के बारे में निर्वाचन आयोग को क्या करना है।
भारतीय जनता पार्टी जो निर्वाचन आयोग ने जो इस तरह का जो बहुत ही बचकाना बयान दिया और अपने बयान में ही राहुल गांधी के आरोपों का समर्थन करती हुई मैं नजर आई। वापस आऊंगा सुनील जी, मैं आपके पास वापस आता हूँ, लेकिन मैं आता हूँ पहले मनोरमा जी आपसे, देखते हैं वहां मैं सवाल से पहले बस ऐड कर दूं कि आज राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया है जिस पर हंगामा हो रहा है कि देश के युवा छात्र जेनजी का जो उन्होंने उल्लेख कर दिया है, तो उसके बाद से आग लग गई है कि जेनजी जो है नेपाल जैसी स्थितियां राहुल गांधी लाने का आह्वान कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, मतलब उनके ट्वीट के बाद से, क्योंकि चुनाव आयोग के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए उन्होंने ये लिखा है। ठीक है। अरे मनोरमा जी, राहुल गांधी जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हाँ, तो उनके अपने यूट्यूब चैनल पर हाँ, एक समय 65,000 लोग लाइव देख रहे थे। बिल्कुल 65,000, ये सामान्य नहीं है। सुनील जी, प्रोग्राम खत्म होते ही कुल 8 लाख लोगों ने देख लिया था। अब बताइए, नहीं मतलब वही सोचिए, तो ये वही 65,000 लोग अगर लाइव देख रहे हैं तो 8 लाख लोगों को देखने में कितना समय लगेगा? 8 करोड़ देश में किस तरह की बेचैनी? 8 करोड़ सर, 8 करोड़ किस तरह की बेचैनी? आप इन चीजों से खारिज कर देंगे क्या? खैर, हम ये जो आगाह करने की स्थिति, उससे बचने की जरूरत है। सुनील जी, मैं आता हूँ जी। आज थोड़ा सा हम ज्यादा बात करना चाह रहे हैं, इसलिए छोटा लेंगे। मनोरमा जी, आप कर्नाटक में हैं, बेंगलुरु में है, राजधानी में। सीआईडी ने 18 बार जो है पत्र लिखे, एक बार भी जवाब नहीं दिया। क्या चुनाव आयोग को जवाब नहीं देना चाहिए था? जी, राहुल गांधी ने बहुत स्पष्ट तौर पे, और ये देखिए कि जो 2019 का चुनाव था उस वक्त भाजपा के उम्मीदवार वहां से जीते थे, और जीत का जो अंतर था वो 1,500 के नहीं, 800 या 1000 के करीब में ही था। और अभी जो 2023 में हुआ है तो कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं और जीत हार का अंतर 10,000 के करीब में है वोट का। तब जबकि राहुल गांधी ने ये कहा है कि 6,000 से थोड़ा ज्यादा जो है वोट डिलीट किए गए, और वो सारे उनके वोट हैं जो दलित वंचित, जो कांग्रेस के पारंपरिक रूप से रहे हैं। तो ये इन सब चीजों पे नजर जाने की जहां तक बात है, ये 2023 के बाद से इस पर जो है शिकायतें की गई हैं सीआईडी के द्वारा भी, या जो पुलिस है उनके द्वारा जो है इस पर नजर पड़ी है और इसको जो है शिकायत के रूप में दर्ज किया गया और 18 बार चिट्ठी लिखी गई। राहुल गांधी एक और इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो राज्य चुनाव आयोग है वो इसको, इन गड़बड़ियों को ले रहा था संज्ञान में, और जो केंद्रीय चुनाव आयोग है उसने काम नहीं किया है, जबकि कर्नाटक का चुनाव आयोग जो है वो इस पर अपना काम कर रहा था और उन्होंने भी चिट्ठियां लिखी है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है इस पूरे मामले में कि कर्नाटक के राज्य चुनाव आयोग ने इन मामलों का संज्ञान भी लिया 2023 के बाद से, और चिट्ठियां भी लिखी है, और उनको रोका गया है केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से, और उनको डेटा और सपोर्ट और ये तमाम चीजें नहीं दी गई हैं। तो मुख्य बात यही है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, इसकी वजह से वो काम कर पाए हैं और ये तमाम चीजें जो है उसको सामने लेकर आए। 10 साल से वो बात कर रहे हैं, 10 साल से पीछे जो है इस तरह की अनियमितता बड़े पैमाने पर, देखिए प्रक्रियागत अनियमितता जो है वो तो है, वो हम फुल एक्यूरेसी की बात नहीं कर सकते हैं, और जब भी आप एक टाइम लिमिट है, उस टाइम लिमिट के बाद फिर कुछ लोग मर सकते हैं, कुछ लोग जो है 18 साल के हो सकते हैं, तो नहीं उनको जोड़ा जाना संभव है। तो कुछ भारत में करोड़ों में आबादी है, तो कुछ लाख लोग हमेशा इधर से उधर हो जाएंगे वोट के लिए, तो ये एक स्वाभाविक सी बात है। तो फुल एक्यूरेसी या पूर्ण एक्यूरेसी की बात नहीं हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक मानक होता है ना, एक वो होता है जो अब तक वो चल रहा था, लोगों ने कभी ऐसा नहीं, ठीक है बूथ कैप्चरिंग की बात थी, हमने एक पूरा दौर देखा, नलिनी सिंह का पूरा हम कवरेज देखते थे, कैसे बिहार में चुनाव हुआ नहीं कि पूरा बूथ चोरी का वो हो जाता था, बूथ छापा जाता था, तो वो भी एक दौर था। लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और ये तमाम चीजें बहाल हुई थी, और प्रक्रियागत जो गलतियां हैं या वो है वो उसका एक हिस्सा मान के चल सकते हैं। लेकिन अब जब कुछ राज्यों के चुनाव में जहां पे जीत सुनिश्चित थी, जीत पक्की थी, उसके बावजूद और बहुत कम के अंतर से जब हार हो रही है, तो इन सब चीजों पर काम किया गया है। कर्नाटका में इनकी सरकार थी, तो फिर भी कुछ हद तक काम किया है, जिससे कि इन्होंने पिछले टाइम भी जो है महादेवपुरा से शुरुआत हुई है, और अभी हाइड्रोजन बम तो अभी नहीं आया है, लेकिन आज भी जो बातें कही है उन्होंने,
वो पूरी तरह से चुनाव आयोग के इस पर विश्वसनीयता पर सवाल लगाता है और जी ठीक है। इसको कहता है कि लोकतंत्र में अगर इस तरह से हो रहा है तो ये जो पूरा हमारे लोकतंत्र के लिए ही एक बहुत ही खतरनाक बात है और चुनाव आयोग बच नहीं सकता क्योंकि जब सुबह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चीजें दी उसपे उन्होंने कहा चुनाव आयोग ने किया कि ये निराधार है, लेकिन शाम तक होते होते राहुल गांधी ने फिर वो जवाब दिया कि आप बच नहीं सकते, आप इधर उधर की बात नहीं करिए, आप जवाब दीजिए, आप उनको जवाब दीजिए। 2 सवाल इसमें सबसे महत्वपूर्ण है धनंजय जी, एक वही कि सीआईडी के 18 चिट्ठियों का जवाब और जो राज्य चुनाव आयोग का जवाब है, अगर यही 2 जवाब मिल जाते हैं तो आगे चुनाव आयोग कुछ मुंह दिखाने के काबिल हो सकता है राहुल गांधी के सवालों पर। जी जी ठीक है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि राजेश जी कह रहे हैं कि धनंजय जी अब शर्म झिझक छोड़कर हम लोगों को भी जेन जी को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि इसके अलावा इन लोगों ने कोई रास्ता नहीं छोड़ेगा। मैं अभी नहीं सपोर्ट करूंगा, लेकिन मैं कहूंगा कि ये देश जो है बहुत ताकतवर देश है। कुछ लुच्चे लफंगे आकर के देश को जो है मटिया मेट नहीं कर सकते हैं। कोई हो, इधर का हो कि उधर का हो या किधर का हो, जितना झूठ बोलो, झूठ बोलने से कुछ नहीं होता है। फाइनली झूठ बोलने वाला का मुंह काला हो जाता है। ये देश हमेशा सच के रास्ते चला है, इसलिए सत्य हरिश्चंद्र की कहानी है या गांधी की कहानी है। गांधी की कहानी पूरी दुनिया में है। देखिए, लेकिन सवाल सबसे गहरा ये है, जो मनोरमा जी ने बहुत बढ़िया आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया सच क्या है, लेकिन एक सच ये भी है कि ये जो प्रतीक भाई कह रहे हैं, ये प्रतीक पटेल जो है यंग लड़का है बिहार का, बड़ा अच्छा रेगुलर जो है वो लिखते हैं ट्विटर पर, बहुत ज़हीन बात लिखते हैं। देखिए सवाल किया है कि आप चुनाव आयोग के खिलाफ बोलते हैं, जवाब देने बीजेपी आती है। आप अडानी के खिलाफ बोलते हैं, जवाब देने बीजेपी आती है। आप ईडी, सीबीआई, आईटी के खिलाफ बोलते हैं, जवाब देने बीजेपी आती है। आप मीडिया के खिलाफ बोलते हैं, जवाब देने बीजेपी आती है। आखिर इन लोगों का बीजेपी से क्या रिश्ता है? और ये रिश्ता हम जानना चाहते हैं। फिरोज भाई, आप तो प्रोफेसर हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्यों बार बार बीजेपी आ जाती है कहने, डिफेंड करने के लिए? अरे चुनाव आयोग को कर देना यार, चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा है तो उससे बीजेपी को भी नुकसान है। ईडी सीबीआई गलत काम कर रही है तो आप बीच में क्यों आ जाते हो? क्या वजह मानते हैं आप इसकी? बिल्कुल ये जो जो पटेल जी कह रहे हैं, ये इस तरह का सवाल उठा रहे हैं, वो बिल्कुल एक प्रकार का ये सवाल सिर्फ पटेल जी का नहीं है, बल्कि बिहार के 13.5 करोड़ पॉपुलेशन बहुत ही तेजी से और देश स्तर पर ये सवाल जा रहा है कि किसी भी सवाल का जवाब आखिर दिल्ली के हेडक्वार्टर से क्यों आना शुरू होता है। ये तो है। लेकिन मैं विषय पर आऊंगा कि जो आज राहुल गांधी जी ने जो जिस विषय को लेके देश और दुनिया से संबंध रख बताया और पूरे दुनिया को बताया है कि बिहार में और देश में क्या हो रहा है, तो मैं इतना जानता हूं कि चुनाव आयोग की जो अपनी एक निष्ठा थी, एक चुनाव आयोग के बारे में जो जनता का एक भरोसा था, या चुनाव आयोग के बारे में जो हमारे देश की जनता जिस विश्वास और आशा और उम्मीद के साथ ये मानती थी कि कुछ भी हो जाएगा, चुनाव आयोग किसी के पक्ष में खड़ा नहीं होगा। तो एक बात तो हुआ है, राहुल जी की यात्रा से और राहुल गांधी जी जिस तरह से लगातार इस सवाल को उठा रहे हैं, बिहार के 14 करोड़ पॉपुलेशन को तो इसमें संदेह तो अब हो गया कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। और गड़बड़ इसलिए भी समझ में आता है कि जब हम अभी बीच में एसआईआर का देख रहे थे, तो हम लगातार देख रहे थे कि बीएलओ तो वो आया ही नहीं मोहल्ले में, उनका फॉर्म ही नहीं भरा गया, और कई जगह तो था कि फॉर्म हुआ ही नहीं, और लास्ट आवर में क्या किया उन्होंने, अपने स्तर से अंगूठा ही लगा दिया, और जो पढ़े लिखे शिक्षित थे, जो डॉक्टरेट थे, जो मास्टर डिग्री थे, जो स्नातक थे, आपाधापी में चूंकि प्रेशर इतना ऊपर से था कि नहीं, किसी भी सूरत में जो है आप उसको फॉर्म को भरो, फिलअप करो। वो बेचारा अपना मोबाइल से जो है किसी तरह जो है उसको जो है डाउनलोड करता था, किसी तरह करता था, और उसको आपाधापी में बीएलओ से गलती ये लोग क्या करवा लिए हैं कि सबका अंगूठा लगा दिए, वो 5 उंगली का अंगूठा लग गया। वो जन वितरण प्रणाली में पहले चलता था ना कि सबका अंगूठा लगा लो और राशन निकाल लो, तो वो प्रक्रिया में बीएलओ से बहुत बड़ा जो है एक तरह से बहुत बड़ी गलती करवा लिए। और जब फिर सवाल आया कि आपने कितने 65 लाख को आप 65 लाख संदेह के घेरे में आया, तो अब उसी बीएलओ पर दबाव है कि नहीं, आप तुम अलग नहीं करो, आप जिसको तुमने किया है उसको फिर से डाउनलोड करो,
उसका सबसे कागज मांगो। अब जब वो आदमी जाके वो जा रहा है गांव में और लोगों से पूछ रहा है कि भाई अपना कागज दीजिए, तो पता चलता है कि वो दस्तखत करता था, वहां पर अंगूठा लगा हुआ है, अब तो कहीं का नहीं रहा। तो ये जो अंदर खेल है, जो राहुल जी लगातार उजागर कर रहे हैं, कर्नाटक का उदाहरण दे रहे हैं और सीआईडी का मामला है, ठीक है, मैं बिहार पे ला रहा हूं कि बिहार में तो हम लोग के सामने ये चीज हो रहा था। हम लोग लगातार पूछ रहे थे कि भाई तुम्हारा बीएलओ कहाँ है, तो बीएलओ ब्लॉक में बैठा हुआ था। बीएलओ को डीसीएलआर, एसडीओ, वीडियो अपने पास बैठाया हुआ था कि नहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं बैठे रहो, यहीं बैठो, सब फॉर्म को यहीं फिलअप करो। तो अब बताइए कि जब बैठे बैठे सब फॉर्म फिलअप हो गया और दस्तखत वाले को अंगूठा लगवा दिया, अंगूठा वाले को दस्तखत कर दिया, तो अब तो उल्टा हुआ। अब उसको, अब ऐसे लोगों का जब चाहते हैं कि भाई तुमने तो मेरा चौपट कर दिया, तो आप कहता नहीं नहीं चिंता मत कीजिए, फॉर्म 7 आ रहा है ना, आप उसमें शिफ्ट हो जाइएगा, आप उसमें ये कर दीजिएगा। उसको फॉर्म 6 और फॉर्म 7 का उदाहरण दे रहा। तो ये बहुत बड़ा एक प्रकार का समझिए कि घोटाला, क्या कहिएगा, महा घोटाला, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला। और सबसे बड़ी चिंताजनक स्थिति ये हो रही है कि वो संस्था इस लेवल पे है जहां पर टीएन शेषन ने इस संस्था को क्या ऊंचाई दी थी। और बाद के दिनों में जो चुनाव आयुक्त आए थे, उन्होंने क्या इमेज बनाया था चुनाव आयोग का। तो संवैधानिक संस्था पर इस तरह से बुलडोजर चला देना, बुलडोज करना, ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही खतरा हो गया। और अफसोस इस बात का हम लोग को हो रहा है कि ये पाप भी बिहार से हुआ। ये आंदोलन के लिए तो बिहार जानी जाती थी, बिहार पूरी दुनिया में जाना जाता था कि क्रांति की भूमि, जयप्रकाश की भूमि, सब कुछ के लिए हम जाने जाते थे, डेमोक्रेसी के लिए हम जाने जाते थे, पूरी दुनिया में लक्ष्मी रंगराज के लिए जाने जाते थे। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि चुनाव आयोग ने शर्मसार किया है। चुनाव आयोग ने अपनी निष्ठा, अपनी जो संवैधानिक जो संस्था है, अपना जो विश्वास है, जो उनके प्रति एक यूनिटी था, समाज का एक विश्वास था, एक फेथ था, साक्षर का भी, अशिक्षित का भी, शिक्षित का भी, भारत की जनता मतलब हम भारत के लोगों को उन्होंने शर्मसार किया है। ये बहुत चिंता का विषय है। और राहुल गांधी जी ने जो किया है वो लगातार कर रहे हैं, वो एक प्रकार का डेमोक्रेसी को बचाने की प्रक्रिया में है, लगातार जूझ रहे हैं। राहुल गांधी जी के पार्टी का मैं नहीं हूं, ना उनके समर्थक हूं, ना उनका किसी भी हमको ये है। लेकिन मैं ये जरूर देख रहा हूं कि राहुल गांधी की जो बिहार में यात्रा हुई है, वो एक बिहार के लोगों में 13 करोड़ 14 करोड़ लोगों में एक क्रांति का सूत्रपात किया है। और चुनाव आयोग ने जितना बड़ा, जो इतना बड़ा संदेह खुद पैदा कर दिया। तो मुझे लगता है कि क्या इस चुनाव आयोग के भरोसे बिहार में चुनाव होगा? अगले महीने जो चुनाव होगा, हम कैसे भरोसा करें? हम कैसे माने कि हम चुनाव में जाएंगे? हम कैसे कैंडिडेट बने? हम कैसे समझेंगे कि वो मतदाता जो है वो वाकई ओरिजिनल मतदाता है, वो फेक मतदाता नहीं है? और रही बात टेक्निक का, तो साइबर क्राइम की दुनिया में क्या नहीं हो सकता है। आपके मोबाइल से ही ट्रांसफर हो जाएगा, आपको मोबाइल से बगैर ओटीपी के आपका काम हो जाएगा। ये जब रात दिन बैंक से हम लोग जूझ रहे हैं, आए दिन फ्रॉड हो रहा है बिहार में, आए दिन देश में हो रहा है, तो ये कौन सा चमत्कार है कि फॉर्म 6 डाउनलोड हो जाना और फॉर्म 7 हो जाना और शिफ्ट करा देना, किसी का नाम छाट देना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तकनीक की दुनिया में ये अब मामूली बात है। इसलिए ये कहना कि ऐसा नहीं हुआ, और चुनाव आयोग की बेशर्मी है। पहले तो हम लोग चुनाव आयोग का क्या कहते थे, चुनाव आयोग के लिए खड़े हो जाते थे कि नहीं संवैधानिक संस्था, खबरदार कोई नहीं बोलो। लेकिन आज खड़े होकर बोल रहे हैं कि नहीं, आपने शर्मसार किया है, हम भारत के लोग को शर्मसार किया है। संविधान यहाँ पर जो है अपने आप में हम लोग को लगता है कि क्या होगा मेरे देश का, क्या होगा मेरी डेमोक्रेसी का, क्या होगा मेरे बिहार का। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम भारत के लोग इतनी ताकत रखते हैं, इतनी शक्ति रखते हैं कि खबरदार अगर कोई भी व्यक्ति अगर हमारे संविधान, हमारे डेमोक्रेसी की तरफ थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ करेंगे तो उसका इलाज बिहार में हो जाएगा। और आप लोग निश्चित रहिए, बिहार इलाज करने के लिए तैयार है। जी धनंजय जी। जी बिल्कुल सही है। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि अमित शाह ने अपनी रैली में पूछा बिहार में कि राहुल गांधी की बिहार यात्रा किस लिए थी? जनता और बीजेपी के वर्कर ने जवाब दिया, वोट चोरी। लेने के देने पड़ गए। वो मोदी जी का एक डायलॉग अक्सर आता रहता है, लेने के देने पड़ गए। वो हम अक्सर रील देखते हैं ना, तो रील में आता रहता है। हमने देखा है आपने भी वीडियो, देखा और अमित शाह ने ये कहा कि मैं बाद में बताता हूँ। हाँ नहीं, वो दिखाता, मेरे पास वीडियो है मनोरमा जी, मेरे पास वीडियो है। मैं हर जगह नजर रखता हूँ, मैं देखिए दिखाता हूँ आपको।
ये राहुल बाबा यात्रा कर कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार वोट चोरी नहीं था, मैं बाद में बताता हूं क्या था। लेने के देने पड़ गए। संजीव भाई मैं आपके पास आता हूँ। लेने के देने पड़ गए तो आप जो है एक बताइए तो कॉमेडी अपनी जगह, कॉमेडी में कॉमेडी मत। फिर से दिखाऊं? ठीक है, ये वाला फिर से दिखाइए सर। नहीं धनंजय जी, कॉमेडी कैसे? पहली बार कांग्रेस राहुल गांधी विपक्ष अपने नैरेटिव दोबारा मजा लेने का नहीं, वो कॉमेडी लोग इसलिए सोना है नहीं कि चाहते। लेने के देने, कॉमेडी इसलिए है कि लेने के देने पड़ गए। आनंद एक ही बार थोड़ी ये मिलता है। डबल मजा लेना चाहते हैं इसीलिए दोबारा दिखवा रहे हैं। अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार वोट चोरी नहीं था, मैं बाद में बताता हूं क्या था। मुझे हंसी आ रही है हमारी। लेकिन बताया क्या इन्होंने? ये नहीं मिल रहा है, इन्होंने बताया क्या फिर बाद में? अरे क्या बताएंगे, क्या बताने के लिए है क्या? या नरेंद्र मोदी जी ने कुछ बताया क्या? ये राहुल जी की यात्रा कर रहे हैं या मोदी जी की यात्रा? अभी तो यात्रा नहीं मोदी जी सर, भी मणिपुर गए। मैथिली में लोग बोलते हैं कि अक्ल गुम हो गया, तो अक्ल गुम हो गया उनका, अभी वो ढूंढ रहे हैं। विनय भाई आप इसको जो है, अब राहुल गांधी के पास क्या, वो सवाल हम छोड़ते हैं बाबा साहब वाला उन पर, लेकिन अब राहुल गांधी के पास या कोई भी आदमी, जो हम सब भी चाहते हैं कि सही तरीके से वोटिंग हो, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता तो हमारी है, हमारे बच्चों का भविष्य सबसे ज्यादा खतरे में अगर लोकतंत्र जाता है तो। राहुल गांधी के बच्चों का भविष्य खतरे में नहीं है, प्रियंका गांधी के बच्चों का भविष्य खतरे में नहीं, तो विदेश जाके पढ़ लेंगे, विदेश में सेटल हो जाएंगे, घर खरीद लेंगे। धनंजय कुमार का बेटा कहां जाएगा, मेरे छोटे भाई की बेटी कहां जाएगी? हमारी चिंता है हम नागरिकों की। ऐसे में अगर ये स्थिति है कि सवाल करो किसी से जवाब देता है कोई, ये गूंगा है क्या? दिमाग काम नहीं करता है क्या? अगर चुनाव आयोग गूंगा है, दिमाग काम नहीं करता है, सनक गया तो भगाओ उसको, लेकिन रास्ता क्या? धन्यवाद धनंजय जी। जो रास्ता क्या है, वो उस रास्ते की तलाश पर तो राहुल जी जा रहे हैं कि जो जनता आज तक ये समझ रही थी कि उनका काम जो है सिर्फ जो है वो वोट दे करके या सिर्फ कुछ रैलियां निकाल करके हो जाएंगे, तो उससे आगे बढ़ करके उनको ये उस चीज को महफूज करना पड़ेगा कि संविधान में जो स्वायत्तता या संप्रभुता आपके अंदर निवेशित की गई है, वो उसके ऊपर आपका दबाव लगातार बना रहे, है ना। तो जो हुआ ये है इन दिनों खास करके कि इफिशियंसी के नाम पे, प्रशासन की सुविधा के नाम पे हमने जो चुनाव प्रक्रिया अपनाई है, उसमें जो कहते हैं ना कि आज की जो दुनिया है उसको मीडिया मीडिएटेड वर्ल्ड बोलते हैं, और उसी तरह रियलिटी भी जो है टेक्नोलॉजी मीडिएटेड हो गया, ऑगमेंटेड रियलिटी और तमाम तरह की चीजें हैं। तो वहां हम जो है वो जबरदस्त चोट किया जा रहा है। देखिए राहुल गांधी को इतना वक्त क्यों लगा, क्योंकि आमतौर पे लोगों के मन पे है कि जो ये सब जो इम्पर्सनल चीजें, जो टेक्नोलॉजी है, जो कंप्यूटर है, ये जो है इम्पर्सनल है, मतलब निष्पक्ष है। लेकिन जो सरकारें जब ईमानदार नहीं होती तो उनके पास जबरदस्त एक्सेस होता है टेक्नोलॉजी का, पावर का, मार्केट का, और उसका जब वो जनता के हित के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं तो जनता के पास जो है जो औपचारिक रास्ते हैं, उन औपचारिक रास्तों से बाहर निकल करके नए रास्तों को करने की जरूरत पड़ती है। और वो जो बात लगातार आ रही है विपक्षी दलों के सामने से भी कि अगर आप बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कर सकते हैं तो कम से कम वीवीपीटी से आप ये इंश्योर करें कि हमारा वोट जहां गया वहीं गया। आप इसका बचाव इससे नहीं कर सकते हैं कि इससे सरकार को बहुत परेशानी होगी। तो सरकार की परेशानी उसमें जो है वो ईमानदारी से लोगों के बीच जा करके उसको बात को आगे बढ़ाने की जरूरत है। और सही मायने में जो है वो जैसे पहले बात हो रही थी, फिरोज जी ने कहा कि मतलब
जैसे नए तथ्य आते हैं, नए आंकड़े आते हैं, उन आंकड़ों के आलोक में जो है वो समाज नया बन जाता है, क्योंकि उसके पास नए तथ्य और नई वास्तविकता सामने होती है और उस हिसाब से सामाजिक जो ताकतों का जो वितरण होता है वो उससे प्रभावित होता है। तो ये जो लगातार जो राहुल गांधी ने जो टेक्नोलॉजी का जो हेर फेर है और उसके जरिए जो चीजें वो की गई है उसका पर्दाफाश उन्होंने किया है, तो वही रास्ता है। और जो अगर संवैधानिक संस्थाएं आपकी बात नहीं मान रही है और तकनीकी जवाब लोगों को दिया जा रहा है, तो जनता को तो निश्चित तौर पे अंत में हार करके सड़कों पर ही आना पड़ेगा। ये बात अलग है कि हम में से कोई भी जो है हिंसा की वकालत नहीं करता, लेकिन सड़कों पर आकर के इसका प्रतिकार तो जरूर करना पड़ेगा लोग। ये बतलाइए कि संविधान को लेकर के जो आज इतने सारे चर्चे हैं, इतनी सारी बातें हैं, और राहुल गांधी ने कहा कि संविधान को बचाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। संविधान को बचाने की जिम्मेदारी या लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी दरअसल जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी है। उसमें एलओपी भी है उसमें, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी है उसमें चुनाव आयोग की, बड़ी जिम्मेदारी है उसमें राष्ट्रपति की, बड़ी जिम्मेदारी है उसमें न्यायपालिका की, बड़ी जिम्मेदारी है उसमें संसद की। अगर जिस तरह की स्थिति आज है, बाबा साहब होते तो क्या रास्ता निकालते कि कोई सारे संवैधानिक संस्थान जो है वो संविधान को कहीं दूसरी जगह ढकेल देने में लगे हुए, बल्कि आज तो सत्ता में वही लोग हैं जिन्होंने संविधान का विरोध किया था, जिन्होंने तिरंगा का विरोध किया था। आज जो झूठ मूठ करके घर घर तिरंगा लेके घूम रहे हैं, लेकिन तिरंगा दिखाने के लिए असल तो भगवा रखे हुए कि तिरंगा हटा करके भगवा लगा दिया। तो ऐसे लोगों के बीच अगर घिर जाते बाबा साहब, तो बाबा साहब क्या रास्ता अख्तियार करते? देखिए धनंजय जी, ये सारी कल्पनाएं हम लोग अपने चुनाव, ये जो आपने सवाल किया, तो संविधान सभा के लोगों के पास बहुत सारी कल्पनाएं पहले से थी, बहुत सारी चीजें वो अपने समय में फेस कर रहे थे। इसलिए सबसे झंझावाती दौर था वो, उतना झंझावाती दौर अभी नहीं आया है जो उस वक्त का था, रिपीट नहीं हुआ है। कई तरह के थे, चुनाव आयोग की ताकतों और उसके सीमाओं पे या उसको अलग स्वायत्तता पे, इस पर भी काफी कुछ डिबेट वहाँ हुआ था। ये जो राहुल जी उठा रहे हैं वो, और वैसे में निश्चित तौर पे एक व्यवस्था दे दिया संविधान सभा ने या बाबा साहब ने, और वो कि आप लोकतंत्र के जो अलग अलग ढांचे हैं उन सब की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं और वो उसको करना चाहिए। राहुल जी ने जो सवाल उठाया उसमें आर बाकी इफ नो बट चाहे जो कर ले चुनाव आयोग, एक बात तो स्पष्ट है जिसको उसने स्वीकार भी किया कि रिगिंग की कोशिश की गई, अटेम्प्ट किया गया, और अटेम्प्ट करने के बाद डिलीशन का जो अटेम्प्ट हुआ उसके बाद खुद चुनाव आयोग ने, सरकार उस वक्त बीजेपी की ही थी, कांग्रेस की सरकार नहीं थी, मार्च में ये शुरुआत होती है, राज्य में वो था, मुंबई की सरकार थी, तो उस वक्त आपने इसको इनिशिएट किया और बाद में उसको लगभग बंद कर दिया अगस्त तक जाते जाते। तो अब सवाल है कि कल्पना करिए कि डिलीट नहीं कर पाया वो शख्स, लेकिन अटेम्प्ट तो किया। आप संसद की सॉवरेनिटी पे, ये अटेम्प्ट क्या था? ये तो चुनाव आयोग के सॉवरेनिटी पे अटेम्प्ट हुआ ना, उसके इलेक्टोरल रोल पे अटेम्प्ट हुआ। राहुल जी तो आपको असिस्ट कर रहे हैं, राहुल जी आप पे अटैक तो कर नहीं रहे। अटेम्प्ट ऐसा तो है नहीं जो उसने किया, जिसने भी किया, संस्था ने किया, व्यक्ति ने किया, जिसने भी किया। तो चुनाव आयोग का काम था कि जब सीआईडी इसको कर रही है तो इसको अंतिम अंजाम तक पहुंचाना और जो भी है उसको बुक करना, उसको सजा दिलवाना, ये काम था। ये आप नहीं कर रहे हैं तो डाउट हो जाता है, और डाउट हो जाता है कि फिर आप, तो ये जो है इस समय सबसे जो बेसिक प्रश्न है वो संवैधानिक संस्थाओं पे खड़ा है। राहुल जी जो लगातार और तथ्यों के साथ यदि वो सामने आ रहे हैं तो जवाब देना बनता है। हम सुबह भी ये सवाल हमने किया था और कुछ साथियों ने जवाब देने की कोशिश की थी, हालांकि हम होमवर्क फिर नहीं कर पाए, और भी लोग यदि जानते हो, तकनीकी एक्सपर्ट हों, कि क्या ओटीपी वगैरह की व्यवस्था दिए बिना स्टेट की एजेंसी इस रिगिंग के सरगना तक, मोगेम्बो कौन है उस तक पहुंच सकती हैं क्या? कहने का मतलब है अब स्टेट पावर पे कांग्रेस काबिज है,
तो वैसे में अब चुनाव आयोग से मांग क्या है? चुनाव आयोग से मांग है कि ये कहां से जनरेट हो रहा था, ओटीपी कहां गया, क्योंकि हैक है, मोबाइल हैक है, ये जिनका वो सामने आए और लेकर के आए। एक दो विषय है ना, कोशिश की गई। संजीव जी बस अभी जो खबरें हैं आपकी बात से आई है, तो एक इजरायली ग्रुप है 30+ हैकर्स, उसका नाम आ रहा है, और जो है आगे देखते हैं क्या इसमें बहुत जानकारी और चाहिए, लेकिन नाम आ रहा है और चाहिए। और शायद राहुल जी यदि कह रहे हैं कि अभी और हाइड्रोजन बम शायद हो सकता है वही हो, वो संस्था सामने आ जाए, जिसने वो लोग सामने आ जाए जिन्होंने किया। चलिए मैं बहादुरी दे देता हूं चुनाव आयोग को, उसके मैंने ये कर देता हूं, उसके इस पे क्या फेस वैल्यू पे लेता हूं कि आपने उसको रोक दिया। यदि हो गया होता तो इसका अर्थ है कि जितने भी कई जगहों पे अटेम्प्ट हो गया था, ये परमानेंट लोकतंत्र हाईजैक हो गया था। तो अब आप सिर्फ राहुल जी की बात को खारिज करके और इस तरीके से मजाक में उड़ा करके, या दूसरे लोग जो बात कर रहे हैं, आप अपनी जिम्मेवारी से मुक्त नहीं हो सकते, बल्कि आपकी जिम्मेवारी भी फिक्स करनी पड़ेगी। और वो संस्थाएं हैं जो आपके चुनाव, ऐसा नहीं है कि आपने एक ऐसी कोई संस्था बना दी है जो टापू पर बैठा दिया, शिव के त्रिशूल पे बैठा दिया, जिस पर कोई कार्रवाई ही नहीं हो सकती है। सारी कार्रवाइयों की व्यवस्था एक बात। दूसरी बात जो जेनजी वाली बात है, आलू चिप्स में तब्दील हो जाए, आलू तो आलू रहेगा ना सर। ये जेनजी जो टर्म दिया गया है, जेनजी का मतलब हुआ युवा, और युवा ही हर दौर में क्रांति करते हैं। हम आप तो 3-5 सोचने लगते हैं, 40 के बाद जो है वो, हालांकि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने मजाक में कहा था कि 40 के पहले जो मार्क्सवादी नहीं है वो, और बाद में रहा तो वो, दोनों पे उनकी टिप्पणी है। तो बाद वाले हम लोग हो जाते हैं कि हम लोग अपने तरीके से कई इफ नो बट। लेकिन जेनजी, तो ये जेनजी टर्म अभी मिला है। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हो या कोई भी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन होता है और युवाओं से संवाद इसी फॉर्म में होता है। अब ये भाजपा वाले लोग जेनजी और ये तमाम चीजों को ये अलग कर दें, लेकिन ये युवाओं से राहुल गांधी एक तो संवाद कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, एक बात है। दूसरी बात कि राहुल जी कम से कम एक परसेप्शन के लेवल पे जो एक गेन करना चाहते रहे हैं पॉलिटिक्स में, वो उनको हासिल हो रहा है। लेकिन बीजेपी का घुसपैठिया वाला जो परसेप्शन है, देखिए दोनों खेल है, और वो बिहार में होगा, बिहार में वो आजमाया जा रहा है, वोट चोरी के नारे लग रहे हैं। और दूसरी तरफ ये घुसपैठिया झारखंड में बुरी तरह फ्लॉप हुआ। अब इनके पास ये भी परसेप्शन का ही खेल खेल रहे हैं। लेकिन ये लोग ज्यादा समझ रहे हैं, जो तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं कि भाई आप कहां से आ गए। कन्हैया कुमार का एक देख रहा था मैं, उसने कहा कि ब्लूटूथ से डाउनलोड होकर आ गए क्या। सीमाएं आपकी हैं, तो ये आपका लोग जानते समझते हैं। और ये तो मुझे लगता है कि इस बार एज पर राहुल गांधी हैं। असर वसर की बात अलग है, उस पर हम ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, नहीं तो फिर गाली दे देंगे लोग, तो वो दूसरी बात है। लेकिन फिलहाल उन्होंने जो सवाल उठाया, कोई गाली नहीं देगा, सच बोले में कौन गाली देगा। हम उसको छोड़ेंगे, हम भी गाली आएंगे। देखिए अब ये सवाल भी महत्वपूर्ण उठा रहे हैं, और दूसरा कि एज पर भी उस पैठिया वगैरह नहीं चलने वाला। प्रफुल्ल भाई, क्या आपको लग रहा है कि अब देश इस जगह पे आके खड़ा हो गया है जहां सीधा सीधा एक तरफ हिंदू राष्ट्र का नारा देते हैं, झूठे स्वर्ग दिखाने का वादा करते हैं और मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहते हैं, और दूसरी तरफ संविधान की बात हो रही है। संविधान जो मानवता की बात करता है, संविधान जो समता की बात करता है, संविधान जो बराबरी की बात करता है। बड़ा क्लियर है, संविधान चाहिए, एक तरफ संविधान वाले लोग हैं, एक तरफ संविधान नहीं चाहने वाले लोग। क्या इस देश के लोगों को संविधान चाहिए या नहीं चाहिए, क्या लगता है? नहीं, नमस्कार और सभी को नमस्कार। अब सवाल ये है कि पहले तो यही बताएं आपसे कि मौसा मौसी की बहुत चर्चा हो रही है, ये मौसेरों का लोकतंत्र है। हाँ, अब सही है। तो इस बात को पकड़िए। घुसपैठिया कौन है, बहुत चर्चा होती है। इतना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय से कई लोग नहीं समझ पाएंगे, हम मुहावरा दोहरा देते हैं, मौसेरों का मतलब चोर चोर मौसेरे भाई, प्रफुल्ल सर कहना चाह रहे हैं कई बार जी। हाँ, तो मैंने सिर्फ कहा कि मौसा मौसी की बात हो रही थी, तो चोर वोर तो चल ही रहा है, लोग पकड़ लेंगे इतना सर। दूसरी बात यह है, घुसपैठिया कौन है?
घुसपैठिया तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी है, जो पूरे संवैधानिक संरचना में भारत की आजादी के आंदोलन के दौरान जिस लोकतंत्र की परिकल्पना की गई थी, जिस धर्मनिरपेक्ष भारत की परिकल्पना की गई थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ घुसपैठिया है। ये लग नहीं रहा। इमरजेंसी विरोध की राजनीति के पहले इनकी क्या स्थिति थी? इस देश के लोग समझ रहे थे ना, जिन्होंने गांधी की हत्या का आरोप जिन पर लगा, वे आज घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। जवाब देखिए, हम लोग विश्लेषण करते हैं, जवाब देने वाले जवाब नहीं देते हैं तो उनकी तरफ से हम जवाब नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो संविधान, घुसपैठिया कौन होता है? घुसपैठिया वही होता है ना जिसको अनधिकृत प्रवेश करता है, जिसको इस संविधान में रत्ती भर विश्वास नहीं था। 52-55 साल तक जिन्होंने संविधान की मर्यादा का कोई ख्याल नहीं रखा। विनय सर बार बार प्रेमचंद की कहानी गोदान से मर्याद की बात को उठाते हैं। किस मर्याद को इन्होंने रहने दिया? तो घुसपैठिया कौन है? घुसपैठिया का लक्षण क्या होता है? और अगर घुसपैठिया है तो आपने अब तक पकड़ा क्यों नहीं? ये तो ठीक है, काले धन के बारे में आपने कहा कि बिल्ली काली हो या गोरी हो, जब तक चूहा पकड़ती है तब तक क्या फर्क पड़ता है। गांधी का सिद्धांत नहीं था। गांधी का सिद्धांत था कि साधन और साध्य दोनों की सूचना होनी चाहिए। लेकिन आप तो काले धन को मिला करके कहा कि बिल्ली काली हो या गोरी हो, और किसने कहा था, किस प्रसंग में कहा था, उसको छोड़िए। जब तक चूहा पकड़ती है तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर बिल्ली चूहा पकड़ना छोड़ दे तो फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? अगर घुसपैठिया है तो आपकी सरकार इसे क्यों नहीं पकड़ती है और इतने लोगों का नाम कट गया है? अगर कोई दूसरा घुसपैठिया है तो घुसपैठिया का संरक्षण कौन कर रहा है? एक राष्ट्रीय पार्टी को आप बोल रहे हैं घुसपैठिया के संरक्षण की पॉलिटिक्स हो रही है। सवालों के सीधे सीधे जवाब देते हैं, इसका क्या राजनीतिक विश्लेषण होगा? राहुल गांधी ने कहा, देखिए चुनाव आयोग का गठन जो है सो 324 के तहत, अनुच्छेद 324 के तहत हुआ है, और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो 243 के तहत उनका गठन हुआ है। इनकी भी स्वायत्ता है। अगर राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया है, जो फैक्चुअल स्थिति है कि 18 चिट्ठी अगर स्टेट के कमीशन ने लिखा है तो उसका जवाब अगर नहीं दिया गया है, चुनाव आयोग ने उसका संज्ञान नहीं लिया, तो वो तो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। तो उनको ये लगता है, चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग को ये लगता है कि राज्य चुनाव आयोग जो है सो राज्य सरकार के हिसाब से है। अभी संजीव सर बात कर रहे थे संविधान सभा की बहसों की, तो संविधान सभा में तो यह भी बहस हुई थी ना कि एक ही केंद्रीय चुनाव आयोग होगा या राज्य स्तर का चुनाव आयोग होगा। हाई कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में नहीं आता है, राज्य सरकार केंद्र सरकार के अंदर में नहीं आती है, सभी संविधान के अंतर्गत आते हैं और इसकी पूरी संवैधानिक व्यवस्था है। उसके अंदर में उसकी कोई शाखा नहीं है, राज्य सरकार केंद्र सरकार की शाखा नहीं है, और न केंद्र संघ सरकार इसका हेड ऑफिस है। तो हमारा जो फेडरल रिलेशन है उसको अगर हम नहीं समझेंगे तो ये तो सीधे के सीधे फेडरल पर आघात है। और उस समय ये कहा गया था कि भाई इनको अलग करना चाहिए। आप में से हम लोग को सोचना चाहिए, कोई जवाब देगा कोई विशेषज्ञ कि हमारे जनप्रतिनिधि की इकाई क्या होती है? लोकसभा नहीं, लोकसभा इकाई नहीं है, इकाई है विधानसभा। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की गिनती होती है, न कि लोकसभा की। क्योंकि हमारा देश जो है सो स्टेट नेशन और नेशन स्टेट को याद कीजिए, बहस लंबी हो जाएगी तो उधर नहीं जा रहा। हमारा राज्यों का संघ है। संघ, हमारा राज्य जो है सो केंद्र के अनुसंगी नहीं है, बल्कि केंद्र की निर्मित राज्यों के मिलन से हुआ है। और इस पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारी बहसें हैं जिसको ये लोग नहीं मानते हैं। अब राहुल गांधी ने जो देश के युवा को जेएनजी की बात बोल रहे हैं, मैं कई बार कह चुका हूं कि जब असम में प्रफुल्ल कुमार महंता और भेगू फुक्कन जब वहां से अपने हॉस्टल से सीधे निकल करके सचिवालय में जाकर बैठ गए तो कौन सा जेएनजी हुआ था, कौन सा मोबाइल था, कौन सा यूट्यूब थी? जनता जब जागती है तो परिवर्तन कर देती है। और देखिए बिहार में, मुझे भी अच्छा लगता है सुनकर कि बिहार क्रांति की जननी है, बिहार में सब कुछ होता है। जेपी आंदोलन बिहार में हुआ, आप लोगों को नहीं पता कि जो आंदोलन इसको हम जेपी आंदोलन के नाम से जानते हैं। अच्छी बात है, इतिहास हम लिखते हैं, जानते हैं, लेकिन ये आंदोलन नवनिर्माण ने गुजरात में शुरू किया था, वहां के छात्रों से शुरू हुआ था। आज जो वोट चोर गद्दी चोर कह रहे हैं, उस समय में चिमन चोर गद्दी चोर का नारा चला था। भूल गए चिमन पटेल को?
भूल गए मोरारजी देसाई को, जिन्होंने अनशन किया था और जिनसे मिलने के लिए जयप्रकाश वहां गए थे, जब उसकी आग बहुत देखे थे और शुरू में जेपी ने तो मना ही किया था, तो दिल्ली में जाने उनको रोक करके। देखिए उन प्रसंगों पर नहीं जाते, लेकिन क्या क्रांति की जमीन बिहार है। जात पात सबसे ज्यादा हमारे यहाँ, भेदभाव सबसे ज्यादा हमारे यहाँ, गरीबी में सबसे पिछड़े हम, तो अब और क्रांति की जमीन भी हम। अगर ऐसी राजनीतिक सजगता जो हमें पिछड़ेपन में लगातार डाल दे, जो हमें जात पात के विभाजन में डाल दे, जो हमें सांप्रदायिक आग में जोड़ दे, ऐसी राजनीतिक सजगता बिहार के लिए हितकर नहीं है। और इसको नैरेटिव और इसमें चलाने की बात नहीं है अपनी जगह। देखिए मैं ये कह रहा हूं, तो उन्होंने जो आरोप लगाया उसका सीधा सीधा जवाब चाहिए ना भाई। उन्होंने कहा कि मास वोटर लिस्ट डिलीशन चल रहा है, आप बोलिए कि नहीं। आप बोल रहे हैं कि हाँ वहां एक जगह कोशिश हुई थी, जो कोशिश विफल कर दी गई। लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि सिर्फ एक ही जगह कोशिश हुई और उसको विफल कर दिया गया? जो सब जगह होता है कि जो सफल होता है उसको लोग गिनते हैं। जैसे आतंकवाद की बहुत सारी इंटेलिजेंस सूचना आती है, तो जो जहां सफल होता है, आतंकवादी सफल होते हैं, वही समाचार बनता है। जहां हमारा इनपुट के हिसाब से हम अपने को बचा लेते हैं, उसकी गणना नहीं होती है। लेकिन आप हमको बताइए कि इसमें क्या हुआ? जहां सफल नहीं हुआ उसको हम दिखा रहे हैं कि यहां पर जो है सो जो इसको हैक कर रहे थे वे सफल नहीं हुए, और कहां सफल हुए इसका कुछ नहीं। ये कैसे मान लिया जाए कि एक ही जगह इन्होंने कोशिश की थी और आप कह रहे हैं कि जहां आपने पकड़ लिया वहीं जो है सो ये हुआ था? तो पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है कि राहुल गांधी बार बार बोल रहे हैं, हो सकता है कि स्ट्रेटेजिक बात भी हो, कि इलेक्शन कमीशन के भीतर से विसिल ब्लोअर्स है उनके पास। अब इलेक्शन कमीशन है, भारी चिंता इसकी कि विसिल ब्लोअर्स है, यानी कि उनको ये बता रहे हैं कि तुम घर का भी दिया लंका ढाया, विभीषण वहां भी बैठा हुआ है। तब इससे अधिक बेचैनी है कि विसिल ब्लोअर्स कौन है, हम में से वो लोग अपना भी देख रहे हैं। तो इस बात को देखना होगा। राहुल गांधी ने मांगा क्या था? मांगा था डिजिटल वोटर रोल्स, आप दीजिए। उसमें से वो ठीक है कि उस तरह के संवैधानिक पद नहीं है ऐसा चुनाव आयोग का है। नेता विपक्ष को, प्रतिपक्ष को अगर संवैधानिक होता है तो उनके प्रति खिलाफ क्या महाभियोग का कोई प्रावधान होता है नेता प्रतिपक्ष के प्रति? उनको अगर मंत्री जी आपने बहुत सही लाइन बोली है, संवैधानिक जो संवैधानिक है उनके खिलाफ महाभियोग होता है जी। तो नेता प्रतिपक्ष का कोई उनको ये नहीं होता है। बार बार हम लोग बोलते हैं वो एक सांविधिक और संसदीय व्यवस्था में वो उसका सम्मान रखना होता है, वो आदर पूर्वक आप वो जगह देते हैं, संवैधानिक व्यवस्था है उसकी। लेकिन वो कोई संवैधानिक स्थिति नहीं है। उनकी भूमिका सरकार में न हो करके सदन में है। और आपने रखा है, हमारे संवैधानिक प्रावधान और परंपरा है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में वो स्वतः होते हैं, उनको सारे खर्च का हिसाब किताब मांगने की उनको छूट रहती है और उनके पास फाइल मंगा सकते हैं वो, ताकि संसद सही ढंग से चले। लेकिन जिस सरकार को संसद चलानी ही नहीं हो वो क्या करे? वो कौन सा सम्मान दे? मुझे नहीं मालूम कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के मेंबर के हिसाब से इन्होंने क्या क्या हिसाब किताब मांगा, कि कहाँ क्या खर्चा हुआ है, नहीं हुआ है, आदि आदि। तो इसलिए एसवाई कुरैशी साहब ने कहा कि जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए। अपमानजनक भाषा में उसका जवाब देने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन लगातार आप अपमानजनक भाषा में जवाब दे रहे हैं, जैसे राहुल गांधी को ही आप घुसपैठिया मानते हैं। आपका पूरा का पूरा अप्रोच जो है नेता प्रतिपक्ष के प्रति वो घुसपैठिया का है। लगता है कुछ भी वो सवाल पूछते हैं तो आपको लगता है कि नहीं ये गलत है। देखिए चुनावी जीत हार अपनी जगह है, जनता क्या करेगी, देश जनता की। आपने ठीक ही कहा कि राहुल गांधी अगर जीत जाते हैं, कांग्रेस अगर जीत जाती है, हार जाती है, उससे हमको क्या फर्क पड़ेगा? पिछले दिनों भारत ने आजादी के बाद कम से कम मेरी संज्ञान में कम से कम 18-19 बार भारत बंद तो कांग्रेस के खिलाफ किया गया है। लेकिन तब हमें पता नहीं था कि एक समय में हमको कांग्रेस के समर्थन में आकर खड़ा हो जाना पड़ेगा। हम उस पीढ़ी के लोग हैं, हम लोग जिन्होंने कांग्रेस के विरोध की राजनीति को ही राजनीति समझा था, देश के लिए जरूरी समझा था। लेकिन आज अपने अंतिम चरण में आकर के हम लोग इस बात को मानते हैं कि हमसे गलत हुई। कि आज जितने भी राजनीतिक दल हैं, जिस लालू प्रसाद यादव का उदय कांग्रेस विरोध की राजनीति से हुआ, आज उस लालू प्रसाद यादव की राजनीति को कांग्रेस के साथ मिलकर के ही अपने आगे का रास्ता तय करने की स्थिति दिख रही है, और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनकी पूरी की पूरी विचारधारा को आप देखिए ना, न वो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए, न स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर उनको कोई अवधारणा थी। ये पूरी की पूरी चुनावी पार्टी है।
पहले आम चुनाव के ठीक 2 महीना नहीं 2-4 दिन पहले इनका अखिल भारतीय जनसंघ का गठन हुआ था। इतिहास जाके देख लीजिए कि कब इन्होंने गठन किया था। इन्होंने तो राजनीतिक, इसीलिए जब ज्ञानेश कुमार जी ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों का जन्म चुनाव आयोग के यहाँ होता है, उस पर मैंने सवाल उठाया। तो कांग्रेस का जन्म तो 1884-85 में हो गया, तमाम पार्टियों का जन्म हो गया था। उस समय में तो चुनाव आयोग पैदा भी नहीं हुआ था। तो ये हम लोग मैथिली की बात बोल रहे थे, अकिल घूम, मैथिली में और एक कहावत है, धरती पर पड़ती मेघडंबर पर छाया, अब बाप था पेट में, अब पूत गया गाया। सही है। अभी गया क्यों नहीं गए? आदरणीय प्रधानमंत्री जी पिंडदान करने गया जाते तो मेरी तरह सिर मुड़ाना पड़ता। हाँ। और अगर बिना सिर मुड़ाए पिंडदान करते तो उन पंडों को कोई टिकने नहीं देता गया में। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ जाते, इस डर से नहीं गए कि ओले गिर ओले क्यों? ओले सोले सब पड़ते। बहरहाल मैं उधर नहीं जाता हूँ, हो सकता है उन्होंने अपना फैसला किया, अच्छा ही किया। क्योंकि आप जो कर्मकांड जब आप निभाएंगे तो परंपरा आपको पूछेगी कि आप कहाँ हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि राज्य चुनावी मिशनरी को ढंग से नहीं सुना गया और न्यायालय की तरफ से ये कहा गया था कि न्यायालय विपक्ष का काम नहीं करेगा। याद है ना स्टेटमेंट कि न्यायालय विपक्ष का काम नहीं कर सकता है। तो विपक्ष भी तो न्यायालय का काम नहीं करेगा। इसलिए शक्ति का, मैं फिर दोहराऊंगा, अंतःकरण जुड़ा होता है। संविधान सभा में बाबा साहब ने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत लाया था, लेकिन अस्तित्व के पृथक्करण का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। एक ही अस्तित्व के 3 अंग हैं, उनकी शक्तियां हैं, और अगर कुछ नहीं होगा तो महाशक्ति जो है वह जनता है और उसका अपना ये होगा, डमरू बजेगा। आज इनको नीलकंठ हो रहे हैं, आज इनको शिव प्रिय लग रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी हमेशा शिव की अभय मुद्रा दिखाते हैं। तो प्रतीकों की राजनीति से बात नहीं चलेगा। देखिए कि क्या होता है। निश्चित रूप से भारत एक गंभीर मोड़ पर खड़ा है, लेकिन हमारी पीढ़ी ने देख लिया, कांग्रेस विरोध की राजनीति से हमारी पीढ़ी शुरू हुई और कांग्रेस के पास उसके सहयोग से अपने आगे बढ़ने का, आगे का रास्ता तय करने की बात सोच रही है। यह इतिहास की विडंबना के रूप में इसे दर्ज किया जाना चाहिए। जी क्या है प्रफुल्ल भाई कि सबका विकल्प है लोकतंत्र में, लोक का विकल्प नहीं, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। सर्वोपरि लोक है। तुम कितना भी घंटा बजा करके कहीं गुंबद पे बैठ जाओ, फाइनली जब गुंबद गिरेगा ना, नीचे से तोड़ने लगेंगे ना, तो धराशायी हो जाओगे, मलबे में दब जाओ। सर जी, इनको लोक पर नहीं परलोक पर विश्वास है। तो परलोक जाए, वहां पे विश्वास करें, वहां छाता लगाएं। इधर क्या कर रहे हैं? इधर तो हम लोक वाले। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव भाई, विनय भाई, फिरोज भाई और मनोरमा जी, और हमारे साथ सुनील जी थे। आप सबका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। और हमारे साथ जो आप तमाम साथी जुड़े रहे, आप सबको भी नमस्कार। तो बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं फिर हम कल सुबह